Hello everyone, my name is Sakshi and you are watching Biology classes with Sakshi। तो अपनी पिछली दो वीडियोस में मैंने बायोलॉजी की एक सीरीज़ की शुरुआत करी थी जिसमें कि हमने क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन वीडियोज़ में, अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रख सकते हो। मैं आपके उन क्वेश्चंस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के उनको डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वर्ड जो है वो दो वर्ड से जुड़ के मिला है। कौन कौन से? रिप्रोडक्शन मतलब कि किसी चीज को दोबारा से बनाना, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है रिप्रोडक्शन। और इससे क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं भी हो सकती है, पर ये एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंगल ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, मतलब वो अपने लाइफ के और प्रोसेसेस करे जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन और जो ब्लड सर्कुलेशन का उसका प्रोसेस होगा उसकी बॉडी में, अगर वो होता रहेगा तो वो अपनी लाइफ पूरी तरह से जी सकता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। पर अगर एक पूरी स्पीसीज मतलब पूरे जितने भी अर्थ सरफेस पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, आज बंद कर दें, तो हो सकता है आने वाले 100 या 120 सालों में क्या होगा, जितने भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से एक पूरी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, निरंतरता को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। किसी एक स्पीसीज की, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। मतलब इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी करता है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स नहीं भी पैदा करता है तो चलेगा, पर अगर एक पूरी स्पीसीज, जितने भी उसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी उसमें पूरी पॉपुलेशन होएगी उस स्पीसीज की, अगर वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो अर्थ सरफेस से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं भी हो सकती है, पर एक स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी। The type of reproduction adapted by an organism depends on the organism's habitat, the physiology and genetic makeup। रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, किसी ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पे, उसकी फिजियोलॉजी पे और उसके जेनेटिक मेकअप पे। हैबिटेट का मतलब होता है कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो, सर्वाइव करता हो। किसी एक स्पीसीज का हैबिटेट उसका ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे वो क्या करे, अपना फूड ढूंढे, अपने लिए एक शेल्टर ढूंढे, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहे और अपने लिए मेट्स ढूंढे रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ पे वो नेचुरली सर्वाइव कर सकता है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उस स्पीसीज का हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट जो है वो कई डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में भी हम देख सकते हैं डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एरिया, फिर टुंड्रा एंड फिर ग्रासलैंड एरिया। ऐसे डिफरेंट टाइप के जो हैं वो हैबिटेट हो सकते हैं जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाएंगी और वो उनका जो रिप्रोडक्शन का तरीका होगा वो भी उस हैबिटेट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हैबिटेट क्या करे, मेटिंग को सपोर्ट करे या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को या क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करे, तो वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब कि मेटिंग से जो है वो रिप्रोडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई किसी हैबिटेट में जो है विंड ज़्यादा चलती है तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर कोई हैबिटेट ऐसा होगा जहाँ पे कि स्पीसीज को जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करनी पड़े या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करनी पड़े या जो मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करता हो हैबिटेट, तो उस एरिया के हैबिटेट में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो जो हैबिटेट है वो किसी स्पीसीज के रिप्रोडक्शन को भी डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि वहाँ पे उस स्पीसीज में कैसी रिप्रोडक्शन होगी। तो ये डिपेंड करता है हैबिटेट पर भी।
The type of reproduction adapted by an organism depends on organism's physiology. कोई ऑर्गेनिज्म कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करना चाहेगा, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करना चाहेगा, ये उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। फिजियोलॉजी से मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स है, उसकी बॉडी में कैसे ऑर्गन्स हैं और कैसा ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसके केमिकल फिजिकल फंक्शंस कैसे हैं, तो उस चीज़ पे क्या डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उनसे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, अनफर्टिलाइज्ड होंगे, मतलब उनमें मेटिंग नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो एसेक्सुअल तरीके से पार्थिनोकार्पी से रिप्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन के मेथड को चुना, ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक टाइम पे मैच्योर होते हैं और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और उन गैमेट्स में जो है वो फ्यूजन होता है, तो उससे क्या होगा, उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और वो कौन सा मेथड चूज करेंगे रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मेथड चूज करेंगे। तो ये किसी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पे, मतलब उसके बॉडी के फंक्शंस और उनके बॉडी के पार्ट्स पे, फिजिकल और केमिकल फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मेथड को, किस रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड को, सेक्सुअल को या एसेक्सुअल को चूज करेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा है, ये उस पर भी किसी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो सोमैटिक सेल्स हैं वो कौन सी रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं, एसेक्सुअल मेथड को फेवर करते हैं, ठीक है। और अगर जो जर्म सेल्स हैं जैसे कि वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं। सोमैटिक सेल्स, बॉडी के कोई भी ऐसे सेल्स हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो है बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरएनएस, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स, देन ग्रोथ ऑफ सेल्स, फिर है रेप्लिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज ऑफ डीएनए, डिवीजन ऑफ सेल्स, फॉर्मेशन और सेपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये किन में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, चाहे प्रोटीन फॉर्मेशन हो या फिर सेल की ग्रोथ हो या रेप्लिकेशन हो या सेल की डिवीजन हो या गैमेट फॉर्मेशन का हो या फिर उनमें फ्यूजन का हो और उससे फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना हो। तो ये जो बेसिक फीचर्स है रिप्रोडक्शन के, ये हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा आरएनए है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। आरएनए जो है उसका फुल नेम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और उसका फुल नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड से बना होता है। जैसे डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। किस चीज से बना होता है ये, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक मोनोमर स्ट्रक्चर है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और क्या बनता है, उससे न्यूक्लिक एसिड बनता है, यानी कि आरएनए बनता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन बेस्ड। एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना होगा, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस्ड, ठीक है। आरएनए के केस में जो शुगर होगी वो होगी राइबोज शुगर, और जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे एडिनाइन एंड ग्वानिन प्यूरिन बेसिस है, साइटोसिन एंड यूरासिल जो है पाइरिमिडीन बेसिस है। डीएनए के केस में यूरासिल की जगह आपको थाइमिन मिलेगा, ठीक है। और पेयरिंग किसमें होती है, प्यूरिन बेसिस और पाइरिमिडीन बेसिस में। ए के सामने यू आएगा और जी के सामने सी आएगा, ठीक है। ग्वानिन के सामने साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो आरएनए के जो टाइप्स हैं वो हैं एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए एंड राइबोजाइम। आरएनए का जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो क्या है, इट एक्ट एज ए मैसेंजर कैरिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए फॉर कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो आरएनए जो है वो डीएनए मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और डीएनए से जो है इंस्ट्रक्शंस लेके जाता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें हेल्प करती है वो इंस्ट्रक्शन, जो कहाँ किसने पास करी, डीएनए ने, किसमें, आरएनए में। तो ये जो डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन किसी सेल के न्यूक्लियस में होती है। मान लो ये एक सेल है तो इसका जो ये न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में कौन सा जो प्रोसेस होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अनवाइंडिंग होती है और प्री एमआरएनए आ जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोसेस में हेल्प करता है और जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो एमआरएनए में पास हो जाती है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन जाता है। अब क्योंकि ये प्रोसेस जो है किसी सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है, कि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेल के न्यूक्लियस में। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एमआरएनए जो बना वो सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाएगा। हमें पता है ये न्यूक्लियस है और ये सेल का यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इसमें चला जाएगा कौन सा, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का फंक्शन देखा हमने कि ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कहाँ लेके जा रहा है, साइटोप्लाज्म में लेके जा रहा है, राइबोसोम के पास। फिर वहां पे क्या हो रहा है, राइबोसोम के साथ एमआरएनए अटैच हो रहा है। ये देखो, ये एमआरएनए है और ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम है। और अब जब टीआरएनए क्या करेगा, एंटीकोडोन्स को लेके आएगा, अमीनो एसिड्स को क्या करेगा, करेक्ट सीक्वेंस में लेके आएगा। जैसे यहाँ ए यू जी है तो वो क्या करेगा, ए के सामने हम यूरासिल आएगा, जैसे एडिनाइन के सामने यूरासिल आएगा, यूरासिल के सामने एडिनाइन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसाइन आएगा। तो ऐसे जो है एंटीकोडोन्स को एक करेक्ट सीक्वेंस में किसके पास लेके आएगा, राइबोसोम्स के पास लेके आएगा और एमआरएनए पे आके ये बॉन्ड बना देंगे। तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन बनाता है, आरआरएनए का जो रोल होता है वो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन का रोल होता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो ये आरएनएज हैं ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि अब जब अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बना तो उस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनी तो उसको क्या बोले हम, आरएनए से जब प्रोटीन बनी तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ट्रांसलेशन बोला। और ये कहाँ पे हुआ, उसी सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ, मतलब राइबोसोम ऑर्गेनेली के पास। ठीक, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। और जो प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मतलब होता है, तो उसमें क्या है, उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, मतलब साथ के साथ चलते रहते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में ही होंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से जो है एमआरएनए बनता है और कैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस में एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और कैसे जो है टीआरएनए एंटीकोडोन्स को लेके आता है एमआरएनए के स्टार्ट कोडोन्स पे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है जिसमें फर्दर सीक्वेंसिंग होती है और प्रोटीन बनती है। अगला जो रिप्रोडक्शन का फीचर है वो है ग्रोथ ऑफ सेल। इसमें क्या होगा, जब कोई सेल्स अपना फिजिकल स्ट्रक्चर बड़ा कर लेगा, मतलब अपना साइज जो है वो बड़ा कर लेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उस सेल में ग्रोथ हुई है। हमें पता है कि एक सेल का जो है एक साइकिल होता है, जैसे ह्यूमन के केस में 24 आवर्स लग जाते हैं एक सेल को डिवाइड करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है सेल ग्रो करता है। ये एक सेल का साइकिल है, इसमें कितने फेस होते हैं, 4, G1, S, G2 एंड M। जो G1, S और G2 है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, और जो M माइटोसिस होती है जहां पे, उसको क्या बोलते हैं, M फेस बोलते हैं। माइटोसिस में भी आगे 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, और उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब कि सेल की डिवीजन होएगी। और अगर
किसी सेल को रेस्टिंग स्टेज में चले जाना है, मतलब डिवाइड नहीं होना है। कुछ एडल्ट सेल्स ऐसे भी होते हैं जो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, तो वो G0 में चले जाएंगे। और अगर हो सकता है कुछ फ्यू डेज के लिए जाते हैं और कुछ जो है लाइफ टाइम के लिए G0 फेज में चले जाते हैं। जो लीवर के जो सेल्स होते हैं वो 1 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली G0 फेज में चल जाती है। अब उनकी मर्जी है आगे उनको अगले फेज में जाना है या नहीं, या रेस्टिंग फेज में ही रहना है। तो इसको G0 फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज को। और जो G1 है वो सेल का फर्स्ट फेज है। G1 फेज को ग्रोथ फेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल की पूरी ग्रोथ होगी, मतलब कि जब आरएनए फॉर्मेशन होगा, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होंगी, और जितनी भी ऑर्गेनेलिज जो एक सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए होंगी, वो जब उनका नंबर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, सेल की ग्रोथ हो जाएगी और वो अब नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाएगा, जो क्या है, सिंथेसिस फेज, ठीक है। यहाँ पे अब आके जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए, उसकी जो है रेप्लिकेशन होगी और उसकी कॉपीज तैयार होंगी। जब ग्रोथ फेज में प्रोटीन और आरएनएस वगैरह सब कुछ बन जाएगा, तो अब हमें क्या बनाना है, अब हमें डीएनए से डीएनए की कॉपीज बनानी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। और ये हमने हमारे सेल क्या करेंगे, रेप्लिकेशन क्या करेंगे। रेप्लिकेशन के जानने से पहले हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एक न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है और हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, कौन, डीएनए। और इसके जो स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाता है, जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता रहता है ताकि वो न्यूक्लियस में पैक हो सके। और इसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है। इसमें जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है। आरएनए के केस में राइबोज शुगर थी। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेंटोज शुगर है तो इसके जो 2 प्राइम पे अगर हम यहाँ से करें तो आरएनए के केस में यहाँ OH होगा, पर डीएनए के केस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह 2 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक। तो इसलिए शुगर को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। आरएनए की तरह डीएनए भी किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ के बना है। और हमें पता है न्यूक्लियोटाइड्स के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। आरएनए में क्या था, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से थे, एडेनिन के सामने यूरासिल और ग्वानिन, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। डीएनए में एडेनिन के सामने थाइमिन ग्रुप और ग्वानिन के सामने साइटोसाइन आएगा। यहाँ पे यूरासिल की जगह थाइमिन आ जाएगा। इस पिक्चर में हम डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। और 3 जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन, वो दोनों में सेम होंगे, पर डीएनए में जो है वो थाइमिन होगा और आरएनए में जो है यूरासिल होगा। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, जब ओरिजिनल डीएनए क्या करता है, अपनी जो है रेप्लिका कॉपीज बना लेता है, 2 नई आइडेंटिकल रेप्लिका कॉपीज, या अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है डीएनए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। मतलब डीएनए से डीएनए बन गया। इसमें क्या होगा, एक तो जो स्ट्रैंड होगा वो ओरिजिनल स्ट्रैंड होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और एक जो स्ट्रैंड होगा वो उसके अपोजिट आके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा, ठीक है, वो न्यू स्ट्रैंड होगा। तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, ठीक। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप हैं उसके, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट जो स्टेप है वो है रेप्लिकेशन फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो अनजिप होगा, मतलब वो खुल जाएगा, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा और इसको क्या करेगा, अनजिप कर देगा। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रेप्लिकेशन की फॉर्क फॉर्मेशन होगी, मतलब कि ये जो डीएनए है वो एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और ये जो दूसरा डीएनए है ये भी एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। सेकंड जो स्टेप है रेप्लिकेशन का वो क्या है, प्राइमर बाइंडिंग का। तो इसमें क्या होगा, आरएनए जो है वो 3 प्राइम एंड पे आके एक छोटा सा शॉर्ट सीक्वेंस जो है
आरएनए का जुड़ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, आरएनए प्राइमर। और इसको जोड़ेगा कौन, डीएनए प्राइमेज एंजाइम होगा, वो आके यहाँ पे इसको बाइंड कर देगा। तो यहाँ पे प्राइमर बाइंडिंग होगी। रेप्लिकेशन का जो थर्ड स्टेप है वो है इलोंगेशन। अब जब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं और वहां पे आके प्राइमर की बाइंडिंग हो गई है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इलोंगेशन होगा स्ट्रैंड का, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ जाएगा और वो स्ट्रैंड को आगे इलोंगेट करेगा, ठीक है। तो हमें पता है जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में जो है डिसकंटिन्यूअस टाइप की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। और इनको क्या फ्रेगमेंट, इन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। रेप्लिकेशन का जो फोर्थ स्टेप है वो है टर्मिनेशन। मतलब अब जब पूरे दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लेंगे, न्यू स्ट्रैंड्स आके यहाँ पे, तो क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगी। मतलब जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं। तो इसमें जो प्राइमर आके जुड़ते हैं जगह जगह, उन प्राइमर को कौन रिमूव करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इन प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही बारी प्राइमर जुड़ता है, पर यहाँ पे क्योंकि स्ट्रैंड के जो फ्रेगमेंट्स हैं, तो जितनी बार नया स्ट्रैंड बनेगा उतनी बारी आके प्राइमर जुड़ेगा। तो उन प्राइमर को एक्सोन्यूक्लियेज आके रिमूव कर देगा और जो लाइगेज एंजाइम होगा वो आके फिर क्या करेगा, इन स्ट्रैंड्स को जोड़ देगा, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस जो है वो फ्रेगमेंट बन जाएगा डीएनए का, दोनों साइड डबल जो है ऐसे डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएंगे। रेप्लिका होंगे वो ओरिजिनल डीएनए के, और आइडेंटिकल कॉपीज बोल सकते हैं या आप डुप्लीकेट डीएनए भी बोल सकते हैं। वैसे तो ये प्रोसेस जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब काफी बड़े हैं, पर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी, क्योंकि इनमें काफी एंजाइम्स यूज होते हैं और बाकी जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में भी स्टेप्स होते हैं, जैसे रेप्लिकेशन के स्टेप्स थे, पर यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है, तो वो इतना ही काफी है। अगला जो बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन का वो कौन सा है, डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। अब जब सेल्स में आरएनए प्रोटीन्स बन गई, ऑर्गेनेलिज बन गई, फिर डीएनए की कॉपीज बन गई और ग्रोथ होगी सेल की प्रॉपर, तो अब जो सेल है वो साइज में इंक्रीज हो गया, तो आगे क्या स्टेप होगा, उसमें उसकी डिवीजन होगी और वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये सिंथेसिस फेज में हमने देखा रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी, फिर आगे जो ग्रोथ फेज है, ये सेकेंड ग्रोथ फेज है। यहाँ पे चेक होता है कि अगर सिंथेसिस प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपीज प्रॉपर बनी है या नहीं, या सेल को कोई और ग्रोथ की जरूरत है। यहाँ पे भी क्या है, प्रोटीन बनेंगे, आरएनए बनेंगे, तो फिर अगर सेल को और ग्रोथ की जरूरत होगी तो वो इस फेज में कंप्लीट होगी और उसको चेक भी किया जाएगा कि प्रॉपर जो है उसमें रेप्लिकेशन हुई है या नहीं हुई है। फिर अगले फेज में जाएगा, एंड फेज में जो है माइटोसिस। माइटोसिस फेज में भी आके जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेपरेट होंगे और फिर साइटोकाइनेसिस होगा और सेल डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन से क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक। पर यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, एक तो वेजिटेटिव डिवीजन और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। जो वेजिटेटिव डिवीजन है ये हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो वेजिटेटिव डिवीजन है ये सोमैटिक सेल्स में हो सकती है, मतलब बॉडी के किसी भी सेल में हो सकती है एक्सेप्ट जर्म सेल्स में। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट सेल है वो जब डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में, तब क्या होगा कि जो उनका क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम होगा उनके पेरेंट्स से, और ये आइडेंटिकल कॉपीज होंगी अपने पेरेंट्स की। मतलब अगर इसमें 46 क्रोमोसोम हुए तो इनमें भी ईच में 46 क्रोमोसोम होंगे। पर जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है उसमें क्या होता है, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डॉटर सेल्स में वो रिड्यूस्ड हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर इसमें 46 होगा तो वो आते आते यहाँ तक ईच में कितना हो जाएगा, 23
तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर यहाँ 46 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा एक सेल में, ठीक है, सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में होगा वो आगे आके डॉटर सेल्स में रिड्यूस्ड हो जाएगा हाफ में, ठीक। अगला जो रिप्रोडक्शन का फीचर है वो है फॉर्मेशन और सेपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जब किसी ऑर्गेनिज्म में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम ह्यूमन का ये केस लें तो टेस्टिस और ओवरी जो है, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल के केस में ओवा और मेल के केस में स्पर्म्स। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बन के तैयार हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का ही केस देखें तो ओवा मान लो और ये जो है वो स्पर्म है, तो क्या होगा जब इनमें फ्यूजन होगा, एक डिप्लॉइड जो है जाइगोट बन जाएगा और ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है। और इससे क्या होगा, इसमें जब ये सारे प्रोसेस होंगे, आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, क्योंकि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स भी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से ऑर्गन से क्या बनेगी, प्रोटीन्स बनेगी। तो ये जो जितने भी प्रोसेस होंगे तो इससे क्या है, एक सेल की ग्रोथ होएगी और वो सेल जो है साइज में इंक्रीज होगा। और एक सेल जब पूरा लीड कर लेगा एक साइकिल तो उसके बाद उसमें डिवीजन हो जाएगी और एक सेल से हमारे जैसा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल डिवाइड होते जाएंगे और हमारे जैसा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये जितने भी प्रोसेस थे ये काफ़ी लॉन्ग हैं, पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया क्योंकि हमें यहाँ पे इतनी ही ज़रूरत है। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। और ये क्योंकि यहाँ पे समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जब किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होती है, जब कोई ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये भी उसमें चलते हैं, ठीक है। तभी जो है सेल की ग्रोथ होगी, जब आरएनए प्रोटीन बनेगा, रेप्लिकेशन होएगी, डीएनए बनेगा, ऑर्गेनेल्स बनेंगी, तभी जो है एक सेल बड़ा होगा साइज में और फिर डिवाइड होगा और हमारी तरह ऑर्गेनिज्म बनेंगे। Thank you for watching my video. If you like this video, share it with your friends who are preparing for same kind of examinations, and also do not forget to subscribe my channel.